हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन पूछा गया है। 130 तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। 131 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा का केवल एक सदस्य चुनता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। ऑप्शन बी जो है सिक्किम, इसके लिए राइट आंसर होगा। ये चार स्टेट हैं, इनमें से सिक्किम जो है सिर्फ एक लोकसभा सांसद ही देता है, वहाँ पर एक ही सीट है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो ये स्टेट की लिस्ट दी गई है, यहाँ साइड में देखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड में। तो आंध्र प्रदेश 25 देता है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अरुणाचल प्रदेश 2 सांसद देता है लोकसभा के। आसाम में 14 हैं, बिहार में 40 हैं, छत्तीसगढ़ 11, गोवा 2, गुजरात 26, हरियाणा 10 हैं, हिमाचल प्रदेश 4 है, झारखंड 14 है, कर्नाटका 28 है, केरला 29, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र 48 है, मणिपुर के आपके 2 हैं, मेघालय के 2 हैं, मिजोरम का भी 1 है, नागालैंड का भी 1 है, और देख सकते हैं आप सिक्किम का भी 1 है। नीचे तक भी आप लिस्ट देख सकते हैं। तो मिजोरम और नागालैंड ऑप्शन में नहीं है, उनमें भी जबकि एक एक ही सांसद है। और आपको पता भी होगा कि जो अधिकतम सदस्य की संख्या है लोकसभा में वो 550 है। अभी तक जो है 550 सांसद जो हैं वो चुने जा सकते हैं। और प्रेजेंटली जो है 543 यानी 543 जो हैं लोकसभा सांसद हैं। 2019 के जो चुनाव हुए थे वो चुने गए। और इसमें से 550 में से 530 जो हैं वो राज्यों के प्रतिनिधि हैं, यानी जो स्टेट्स हैं वहाँ से चुनकर आते हैं। और 20 सदस्य जो हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं यूनियन टेरिटरीज़ का, जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे चुनकर आते हैं। तो फिलहाल 550 में से 543 को लोगों ने चुनकर भेजा है 2019 के लोकसभा चुनाव में। और बात करें राज्यसभा सांसदों की, तो 250 राज्यसभा सांसद हो सकते हैं। और उनमें से 238 जो हैं यानी 238 जो हैं वो स्टेट से हैं, चुनकर आएंगे। उसमें डायरेक्ट जनता तो नहीं चुनती है, जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं विधायक और लोकसभा सांसद, वो उनके लिए वोटिंग करते हैं। तो 238 स्टेट्स से हैं, और जबकि 12 जो हैं वो आपके केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है विधेयक के निम्न में से किस वर्ग को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। तो आप जानते भी होंगे इसका आंसर। ऑप्शन सी धन विधेयक यानी मनी बिल जो है वो केवल लोकसभा जो है वहीं से ही इनिशिएट किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एलाइड के एग्ज़ाम में भी, इसके साथ साथ और भी जो हिमाचल के एग्ज़ाम हैं उनमें क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। याद रखेंगे मनी बिल जो है यानी धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा से ही इनिशिएट होता है, राज्यसभा से नहीं होता है। तो 132 का सी जो है राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी इसके लिए राइट ऑप्शन है। सुचेता कृपलानी जो थी वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, और ये भारत की पहली मुख्यमंत्री भी रही हैं, महिला मुख्यमंत्री। सुचेता कृपलानी जी जो थे वो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। इसके बाद जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, दो राष्ट्र बने, देश बने, तो उसमें जो दंगे हुए थे, तो सुचेता कृपलानी ने महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर दंगा पीड़ितों के लिए कार्य किया था। और जो 1952 में पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे देश में, उसमें भी ये लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुई थी। इसके बाद 1957 में दिल्ली विधानसभा से विधानसभा सदस्य चुनी गई, और उसके बाद 1962 में उत्तर प्रदेश के कानपुर से ये विधानसभा सदस्य चुनी गई, और 1963 में एक साल बाद जो है सुचेता कृपलानी जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, और साथ ही ये भारत की पहली मुख्यमंत्री भी बनी। तो याद रखेंगे आप 133 का डी जो था राइट ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा गया है भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अभी स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो जो आपका 5 ईयर प्लान है उसको फाइनली अप्रूव कौन करता है। ऑप्शन डी जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 134 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जो है भारत की पंचवर्षीय योजना जो थी उनको स्वीकृति दी जाती थी। तो भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना चली थी, और जो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी वो 2017 में ख़त्म हो गई हैं।
मतलब 2012 से 2017 तक आपकी अंतिम 12वीं जो थी पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके सरकार ने नीति आयोग का गठन किया। इसके बाद सरकार ने योजना आयोग, जो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश में आर्थिक और सामाजिक विकास की देखरेख करता था, योजना आयोग, उसको बंद करके 2017 में नीति आयोग का गठन किया गया। और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाता है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी जो 1951 से 1956 तक चली थी, वो किस मॉडल पर आधारित थी और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आप याद रखेंगे, मुख्य उद्देश्य था पहली पंचवर्षीय योजना का कृषि का विकास, और कृषि के विकास में माना जाता है कि वो सफल रही थी, क्योंकि 3.6% की वृद्धि दर हासिल की थी जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। और ये योजना जो थी हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो आप गूगल भी कर सकते हैं, हेरोड डोमर मॉडल था जिस पर ये पंचवर्षीय योजना आधारित थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुप्रयोग द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है वो डिक्लेयर की जाती है देश में, तो किस आर्टिकल के अंडर की जाती है। तो ऑप्शन सी जो है आर्टिकल 360। भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार देता है। अगर राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है देश में जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता खतरे में है, तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं देश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान के अंतः स्थापित किया। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत जो था शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल 21A के अनुसार जोड़ा गया। तो 86th अमेंडमेंट था, ऑप्शन ए इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या था 86वां संविधान संशोधन। तो 86वां संविधान संशोधन जो था वो 2002 में जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और यह घोषणा की गई कि राज्य जो है 6 से 14 साल तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो इससे रिलेटेड था कि 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, स्टेट्स जो हैं, राज्य जो हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन जिसमें 21A अनुच्छेद को जोड़ा गया, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 137 में पूछा गया अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अंत्योदय कार्यक्रम एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के है जिसके अंतर्गत जो गरीब लोग हैं उनको खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है और भारत में भूख को समाप्त करना है। तो अंत्योदय योजना जो थी वर्ष 2000 में शुरू की गई थी और इसके अंतर्गत भारत भर में सबसे गरीब परिवार थे उनको सब्सिडी वाला भोजन प्रदान करने के लिए योजना चलाई गई थी। और पूरा नाम इसका अंत्योदय अन्न योजना है जो कि दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 137 का डी जो था राइट ऑप्शन था। इसमें पूछा गया है 138 में SJSRY, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है पहले ये देख लेते हैं और ये किससे संबंधित थी। तो इसकी फुल फॉर्म है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, और ये यही नाम से ही पता चल रहा है कि ये शहरी रोजगार योजना है, तो ये शहरी क्षेत्रों के लिए होगी। तो 138 का ए राइट ऑप्शन है और ये 1 दिसंबर 1997 में शुरू की गई थी, लॉन्च की गई थी। 1997 से 2013 तक ये योजना चली SJSRY, और इसके बाद इस योजना को बदल दिया गया 2013 से इसकी जगह पर NULM योजना शुरू की गई। NULM का मतलब है नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। तो 2013 में इसका नाम बदला गया या इसकी जगह जो है NULM योजना आ गई। शहरी जयंती शहरी रोजगार योजना की जगह आपकी NULM योजना ने ले ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 139 में है भारत में गरीबी का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका नीति आयोग। नीति आयोग की एक टास्क फोर्स है जो ये काम करती है।
गरीबी का अनुमान भारतीय नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके तहत किया जाता है। और हिंदी में देखें तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इसका हिंदी में फुल फॉर्म होगी। नेक्स्ट टाइम अगर आपको नीति आयोग की जगह MOSPI देखने को मिले तो वो भी राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नीति आयोग के अंडर यही फर्म जो है, यही ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काम करती है। और क्या पैरामीटर्स होते हैं कि कौन गरीबी रेखा से नीचे है, तो जो आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं अगर उसमें जो रहने वाले लोग हैं जो भोजन करते हैं उसमें अगर 2400 कैलोरी से कम वो यूज़ मतलब खाना खा रहे हैं, उससे उनको 2400 कैलोरी से कम कैलोरी मिलती है। और शहरी क्षेत्रों में अगर 2100 कैलोरी प्रतिदिन के से कम उनको कैलोरी मिलती है उस भोजन से, तो ऐसे व्यक्तियों को गरीब माना जाता है। तो 139 का डी राइट ऑप्शन था। 140 देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है भारत में केंद्रीय बैंक के कार्य जो हैं किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं, तो ऑप्शन सी जो है RBI इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन इंडिया आर परफॉर्म बाय, तो RBI द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये परफॉर्म किए जाते हैं सेंट्रल बैंकिंग के फंक्शन। और RBI की स्थापना जो थी 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1934 में। 1934 में जो एक्ट आया था उसके बेस पे ही 1 अप्रैल 1935 को RBI का गठन किया गया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसकी स्थापना में एक अहम भूमिका निभाई थी। और RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में है, ये सब आपको शायद पता भी होगा। तो 140 का सी राइट ऑप्शन था। 141 देख लेते हैं, निस्पंद स्फीति क्या है, या आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं स्टैगफ्लेशन इज। तो क्या है ये? निस्पंद स्फीति को हम मुद्रास्फीति जनित मंदी भी कह सकते हैं, यानी मुद्रास्फीति से पैदा हुई मंदी। तो इसको थोड़ा सा हिंदी में समझें तो इसका मतलब होता है स्टैगफ्लेशन का कि कीमतों में एक साथ वृद्धि हो जाए और जो आर्थिक विकास है वो स्थिर रहे। तो ऐसी जब कंडीशन आती है तो उसको हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ विकास दर कम हो जाती है और बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ता रहता है और फिर भी जो है मूल्यों में वृद्धि होती रहती है, तो ये ऐसी कंडीशन में इसको हम निस्पंद स्फीति बोल सकते हैं। ऑप्शन डी 141 के लिए राइट ऑप्शन है। इंग्लिश में एक बार देखें, व्हेन इन्फ्लेशन रेट इज़ वेरी हाई, द इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वेरी स्लो एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी हाई, तो ये कंडीशन कहलाती है स्टैगफ्लेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डियर मनी पॉलिसी इम्प्लाइज, तो डियर मनी पॉलिसी का मतलब यानी महंगी मुद्रा नीति का अर्थ है। ऑप्शन डी इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, हाई इंटरेस्ट रेट। तो ऐसी कंडीशन में जिसमें जो है सेंट्रल बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट रेट हाई कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो है जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उनको इजीली लोन ना मिले, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो मुश्किल होगी। और ये इसलिए करता है ताकि जो है इन्फ्लेशन को, महंगाई को कम किया जा सके। 142 का डी राइट ऑप्शन था, डी को याद रखेंगे आप। 143 देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा औद्योगिक विवादों के निपटान करने वाली मशीनरी का हिस्सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मशीनरी दैट सेटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने की इसमें से मशीनरी कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी वेजेस कोर्ट यानी वेतन न्यायालय नहीं है। इसके अलावा जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं तीनों, ये सभी जो हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने की मशीनरी है। तो कॉन्सिलेशन ऑफिसर, वर्क कमेटी, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन, ये सारे हैं। 143 का डी राइट ऑप्शन था। 144 देख लेते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए 1986 इसके लिए राइट ऑप्शन है। 86 में आया था आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसको 9 दिसंबर 1986 को उस समय के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनकी पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद से पारित हुआ और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद ये 9 दिसंबर 1986 को जो है देश भर में लागू हो गया। इस अधिनियम के बाद 1993 और 2002 में इस संशोधन में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं इस अधिनियम में। तो याद रखेंगे आप,
अच्छा, 9 दिसंबर 1986 को ये पारित हुआ था, याद रखेंगे। लेकिन लागू की होने की जो डेट है, इम्प्लीमेंट हुआ ये 15 अप्रैल 1987 से। तो पारित होने की डेट यहाँ पे पारित कब हुआ ये पूछा गया, तो 1986 को 9 दिसंबर को। और ये इम्प्लीमेंट कब से हुआ, लागू कब से हुआ, तो 15 अप्रैल 1987, याद रखेंगे आप। हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये पूछ लिया जाए आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सदाबहार क्रांति एवरग्रीन रेवोल्यूशन का आह्वान किसने दिया था, तो भारत में दिया था, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, एम एस स्वामीनाथन ने। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है भारत में। तो जब भारत में बात आएगी, सिंपल अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा होगा तो एम एस स्वामीनाथन इसके लिए राइट ऑप्शन होगा। अब आप हरित क्रांति बोलें या सदाबहार क्रांति बोलें या एवरग्रीन रेवोल्यूशन बोलें, एक ही बात है। और जब भारत में नहीं पूछा गया होगा कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, नॉर्मन याद रखेंगे आप, नॉर्मन बोरलॉग भी लिखा होता है, NORMAN तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो है एक अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे ये। और इसके लिए 1970 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम आप याद रखेंगे, अमेरिका के थे ये। और जब बात आती है एम एस स्वामीनाथन की, तो इनको भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। माफ़ कीजिए, मैं एम एस बोल गया, सॉरी एम एस, शायद मैं एस एस बोल गया, तो एम एस स्वामीनाथन याद रखेंगे आप इनका नाम। और इसके साथ एम एस स्वामीनाथन के साथ एक नाम और आता है हरित क्रांति से रिलेटेड, वो भी याद रखेंगे, सी सुब्रमण्यम। तो सी सुब्रमण्यम है, इन्होंने क्या किया था, एम एस स्वामीनाथन के साथ काम किया था हरित क्रांति लाने के लिए भारत में। तो ये नाम भी याद रखेंगे। और भारत में जो हरित क्रांति है वो 70 के दशक में 1965-68 के बीच में इन्होंने काम किया था इसके लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 145 का ए राइट ऑप्शन है। 146 का कौन सा राज्य जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है, तो ऑप्शन ए राजस्थान इसके लिए राइट ऑप्शन है। 147 देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है डॉक्टर भीष्म नारायण सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ किस राजनीतिक दल से संबंधित थे, तो आई थिंक ये 2018-19 की बात है। ऑप्शन डी इसके लिए राइट ऑप्शन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 148 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी उस टाइम के करंट अफेयर्स में पूछे गए हैं। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द यूनाइटेड नेशंस ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स 2018, उस टाइम 96 था। 2022 के आंकड़ों की बात करें तो इसी इंडेक्स में ई गवर्नेंस विकास सूचकांक में 2022 में भारत का स्थान है 105, यानी 105वां स्थान है 2022 में, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि नए चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स के कौन बने हैं। उस टाइम एस रमेश होंगे, लेकिन 2021 में इस पोस्ट पे नए जो है चेयरमैन आए हैं विवेक जौहरी, आप याद रखेंगे। तो 2023 में चेयरमैन हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम के विवेक जौहरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी कप्तानी में भारतीय कबड्डी टीम ने 2018 कबड्डी मास्टर दुबई टाइटल जीता, तो ऑप्शन है अजय ठाकुर इसके लिए राइट ऑप्शन था। उस समय अजय ठाकुर जो थे भारतीय कबड्डी टीम के कैप्टन रहे हैं 2016 से 2018 तक। उसके बाद दीपक निवास हुड्डा जो हैं भारतीय टीम के कैप्टन रहे हैं 2022 तक। और प्रेजेंटली देखें जो भारतीय कबड्डी टीम है मेंस की, उसके प्रेजेंटली जो कैप्टन हैं वो हैं पवन शेरावत, याद रखेंगे आप। जुलाई 2023 में पवन शेरावत जो है भारतीय कबड्डी टीम मेंस के कैप्टन हैं। जबकि विमेंस कबड्डी टीम की बात करें तो इंडियन गर्ल्स या विमेंस कबड्डी टीम की कैप्टन है पायल चौधरी, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें पूछा गया है किस भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, तो उस समय जो था ऑप्शन ए राहुल द्रविड़ राइट ऑप्शन था। 2009 से 2019 तक जो है हॉल ऑफ फेम में
6 इंडियन क्रिकेटर हैं। तो उसमें राहुल द्रविड़ 2018 में इस हॉल ऑफ फेम आईसीसी में टीम में डाले गए हैं। और इसके बाद सचिन तेंदुलकर जो है 2019 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए भारतीय क्रिकेटर हैं। तो चलिए, इसके बाद अभी तक इंडियन टीम से कोई भी नहीं है, मतलब इंडिया से कोई भी नहीं है इसमें सचिन तेंदुलकर के बाद 2019 के बाद। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए और साथ साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।